और हम लोग है कि फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ गया। इस वीडियो से ऑलरेडी उपलब्ध है बच्चे, जो भी नए जुड़े हैं उनको कल तक के वीडियो जो है उपलब्ध है। ओके, तो थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि जो हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पे जो है कि दो तरह के फोर्स काम करती है, दो तरह की फोर्स काम करती है ना। एक जो है इंटरनल फोर्सेस काम करती है, इंटरनल फोर्सेस, और दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्सेस काम करती है, फोर्सेस ना। अब ये जो है इसको कहते हैं अंतर्जात बल और इसको बहिर्जात बल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो इंटरनल फोर्सेस है तो उससे जो है कि आंतरिक संरचना में जो है बदलाव होती है। जैसे आपको भूकंप आ जाए, है ना, आपका ज्वालामुखी आ जाए, है ना, ज्वालामुखी फट जाए, तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो जो है कि किसके कारण होता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो ये जो है कि आप वीडियोस देखेंगे तो इंटरनल फोर्सेस आप वहां पे समझ पाएंगे। अभी जो है कि आपको एक्सटर्नल फोर्सेस है कि मैंने कल थोड़ा सा समझाया था, है ना, इन लोगों को कुछ कुछ पॉइंट नोट करवाया था। तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस पे आते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस जो है कि हमें जो है कि पर्वत निर्माण की बात करता है, भूकंप की बात करता है, ज्वालामुखी की बात करता है ना, भ्रंश घाटी के निर्माण की बात करता है, हॉस्ट पर्वत के निर्माण की बात करता है ना। तो ये जो है कि आपका इंटरनल प्रोसेस में होता है। और यानी कि आकृतियां जो है कि ये जो है असमान विकास को जन्म देता है। कैसा इनइक्वल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि अब जैसे दो चट्टानें हैं, दो चट्टानें, अब इन चट्टानों पे जो है अलग अलग फोर्सेस अगर काम करेगी, है ना, तो दो क्या होगा कि ये या तो चट्टान नीचे धंस जाएगी, ये ऐसे, ये दोनों किनारों पे काम करता है, दोनों किनारों पे काम करता है। तो ये जो है कि क्या होगा, या तो ये ऊपर उठ जाएगी, है ना, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, इस तरह से दिखेगा, ये मेन मेन ऐसे ही बना रह जाएगा, इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं सुशील, इंटरनल फोर्सेस में, बताइए। आकृति क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड पर। आकृति क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। अगर दोनों किनारे जो है किसी किसी भी भूसतह का, भूमि का ऊपर उठ जाए और मेन मेन सतह जो है वहीं पे रहे, किनारा दोनों ऊपर उठ जाए, तो कौन सी आकृति का निर्माण होगा? कौन सी आकृति का निर्माण होगा? रमी रिफ्ट वैली सर, हाँ, रिफ्ट वैली सर, भ्रंश रिफ्ट घाटी। वैली, रिफ्ट वैली का। और अगर अगर है कि बीच बीच वाला फोर्स, बीच वाला ऊपर उठ जाए तो कौन सा? रैंप घाटी, घाटी, रैंप वैली। रैंप वैली। अगर देखिए यहाँ पे फोर्स लगे, यहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है, ये दोनों पे जो है फोर्स लगता है। और इसमें इसमें क्या होता है, फोर्स जब लगता है तो दोनों 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 ये रेखाएं जो है क्या होगी, नीचे धंस जाए, है ना, नीचे धंस जाए, दोनों की नारा जो है नीचे धंस जाए, तो ये इस तरह से रैंप घाटी का, रैंप घाटी यानी रैंप घाटी का निर्माण होगा। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। हम लोग बहिर्जात बल की बात कर रहे हैं, तो बहिर्जात बल लिख लीजिए। बहिर्जात बल, बहिर्जात बल में क्या होता है, भूमि भूमि का समतलीकरण होता है, समतल होता है भूमि, इक्वलिटी आ जाती है इसमें, है ना, यही पढ़ा था जी सर। लिख लीजिए।
लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल के अंतर्गत अपक्षय अपर्दन की सम्मिलित क्रिया होती है। दोनों एक साथ होगी, है ना, या दोनों होगी, या फिर एक होगी एक नहीं होगी, है ना, सम्मिलित क्रिया होती है। अपक्षय में क्या होता है? अपक्षय में एस्थेटिक हॉरिजॉन्टल, लिख लीजिए, अपक्षय में एस्थेटिक क्रिया होती है, जबकि अपर्दन में गतिशील क्रिया। अपक्षय देखिए, मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है ना, ये कोई चट्टान है और इसका अपक्षय होगा, है ना, इसका अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना, अपक्षय। टूटना जी। तो हाँ, तो अपक्षय हो, तो मान लीजिए ये अपक्षय हो गया, ठीक है। अब ये जो है अपक्षय में जो है, जब चट्टानें टूटती है तो टूट करके कहीं और स्थानांतरित नहीं होती है, वो अपने जगह पे ही रह जाती है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अपक्षय। अपर्दन में क्या होती है? जब चट्टानें टूटती है ना, तो टूटने के बाद जो है कि अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। किसके द्वारा? जल के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, है ना, जल और हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा। क्लियर है? तो अपक्षय अपर्दन में, अपक्षय अपर्दन में अंतर समझ में आ गई। तो लिखवाना भी जरूरी है, तो नोट कर लीजिए फट से। हर चीजें नोट करवाना संभव नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए मैं समझा कर निकलने की कोशिश कर रहा था। लिख लीजिए इसमें अपक्षय यानी कि बेदरिंग, बेदरिंग, अपक्षय लिख लीजिए। चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने के कारण, कमजोर होने पर टूटने फूटने एवं विखंडित होने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। और ये अपक्षय होती कैसे? धूप से, है ना, पानी से, मौसम से, इसी तरह से अपक्षय होती है। लिख लीजिए अपक्षय में टूटे हुए चट्टान अपने स्थान से स्थानांतरित नहीं होते, अपने स्थान पे ही स्थापित होते। अपक्षय के प्रकार लिख लीजिए। अपक्षय भौतिक, भौतिक या यांत्रिक, यांत्रिक अपक्षय। इसमें क्या होगा? इसमें क्या क्या काम करता है? लिख लीजिए डैश दे करके। इसके तहत ताप के कारण, छोटे बड़े, इसके कारण ताप, इसमें ताप के कारण चट्टाने, चट्टानों, ये चट्टानों का विघटन होता है, विघटन होता है। कुछ ऐसा देखा है क्या? दरार पड़ना समझते हैं? चट्टानों में दरार तो पड़ना। खेतों में दरार पड़ता है। हाँ, लगातार 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 अगर ये चट्टान धूप में पड़ा हो, पत्थर भी पड़ा हो, है ना, तो एक टाइम अगर 50 साल, 100 साल, 1000 साल अगर पड़ा रहे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कहना है कि सर है कि कल मैंने पत्थर को रखा था धूप में, उसमें दरार नहीं पड़ा, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कहना है ना। वो जब के चट्टानों का जो अपक्षय जो है, सालों लग जाते हैं, 1000 सालों लग जाते हैं उसका टूटने और फूटने में। अरावली देखा आपने? अरावली की ऊंचाई इतना ही था, अरावली तो ऊंची चोटी थी ना, लेकिन आज क्या है? वो ब्लॉक पर्वत है ना, और वो घिस घिस करके छोटा हो गया, है ना। तो लिख लीजिए इसमें ताप के कारण, ताप के कारण चट्टाने
चट्टानों का विघटन होता है। नेक्स्ट लिखिए, तुषार के कारण, या जैसे वर्षा हो जाए या फिर है कि शीत गिरे, है ना, तो ये सब जो है कि क्या होगी, उसकी दरारों में जाकर के जमा होगी, जिसके कारण विघटन होता है चट्टानों का। घर्षण के कारण, जब तेज हवा चले या तेज पानी ऊपर से बहे, है ना, तब भी ये है कि चट्टानें घिसती है। अब जैसे जलप्रपात होगा, जलप्रपात वाले एरिया में गए हैं आप लोग? अगर है कि बिहार में है तो नवादा देख लीजिए, और ये दुर्गा क्या है, ये जलप्रपात है ना कैमूर में। या फिर है कि अगर यहाँ पे है कि आप लोग देखे होंगे बनारस के आसपास मिर्जापुर में, है ना, तो होता क्या कि अगर चट्टानों पे जो है कि लगातार ये पानी का बहाव हो, या फिर है कि लगातार हवाएं बहुत तेज चलती हो, है ना, तो चट्टानें भी घिसती है ना, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन चट्टानें भी क्या होती है, घिसती है। ठीक है, तो उससे भी जो है कि इस पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो चट्टानें टूटती है ना, चट्टानें टूटती है। आए दिन है कि आप लैंडस्लाइड वगैरह देखते होंगे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, है ना, लैंडस्लाइड का नाम सुनते हैं ना आए दिन। या फिर है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कुछ पेड़ों को काट देते हैं, है ना, तो उससे भी चट्टानें कमजोर होती है, लैंडस्लाइड होता है। दूसरा लिख लीजिए, ये घर्षण दबाव लिख लिया आपने। दूसरा लिख लीजिए, रासायनिक अपक्षयन या रासायनिक अपक्षय। इसमें केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, तो केमिकल वेदरिंग में लिख लीजिए, केमिकल वेदरिंग में जो है वनस्पति द्वारा अपक्षय होगा, वनस्पति द्वारा। जैविक अपक्षय होगा, जैविक एनिमल द्वारा, है ना। फिर आपका कुछ मानवीय क्रियाएं, पेड़ पौधे काट दिया, फिर जाके घर बना लिए, अपने सड़क बनवा लिया। अभी देखिए कि कितना नुकसान हो रहा है। आप जाएंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर जाएं, या फिर है कि आप हिमाचल प्रदेश जाएं, या फिर है कि आप देहरादून जाएं, या उत्तराखंड जाएं, या फिर है कि आसाम वाले एरिया में जाएं, या अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जाएं, है ना, या फिर इधर कश्मीर घाट में जाएं, है ना, तो आप क्या देखते हैं, पहाड़ी ढलानों पे खेती करते हुए देखते हैं ना, नहीं देखते, घर बनाते हुए देखते हैं, मानवीय हस्तक्षेप करते हैं आप, है ना। और जब लैंडस्लाइड होते हैं तो कहते हैं भगवान ने हमें बचाया ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे तो हम खुद कहते हैं क्या करते हैं, खुद पे कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, है ना। तो अपक्षयन होगा, उससे भी अपक्षयन होता है। ठीक है, चट्टाने। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट प्राणी वर्गीय अपक्षय। अब जैसे कि वनस्पति को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, है ना, लगातार क्या करते हैं, पेड़ पौधों की डेड बॉडी लाते हैं और उसको छीलते हैं, है ना, या फिर उससे जो है कि चेयर बनवाते हैं, ये फर्नीचर बनवाते हैं ना। तो इससे क्या होता है, चट्टानें कमजोर होती है तो उसका अपक्षय होगा ना। या फिर है कि आप ये क्या कहते हैं, ये जो जो अत्यधिक जो है कि चारागाह बना दे, अत्यधिक चारागाह बनाएंगे तो है कि जो आपके पशु है ना, उस पे चलेगी, तो उससे भी अच्छे होगा। या फिर है कि आप ये वहाँ खेती कर लीजिए, या कुछ सड़क बनवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना, तब भी अच्छे होगा। ठीक है, तो ये सब सारे जो है अपक्षय के क्या है, कारण बनते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, अपर्दन इरोजन। अपर्दन तो बहुत अच्छे से समझते होंगे आप लोग, अपर्दन बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो लिख लीजिए इसमें, जब अपक्षयित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन में फिर से मानवीय क्रियाएं आ जाएगी, है ना। पवन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए जल रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके लिए ह्यूमन जो है कि रिस्पॉन्सिबल है ना। क्या करते हैं आप लोग गांव में, जितने जब आप बचपन में होंगे, छोटे होंगे, तो उस समय गांव में ढेर सारे पेड़ पौधे लगते हैं, है ना। लेकिन अभी जब बड़े हुए हैं तो क्या है,
पेड़ पौधे वो हैं बचपन वाले, ये सब कट गए, कट गए। हमारी जो जिजीविका है, हमारी जो लालच है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? पर्यावरण पे। घर में एक चेयर है, एक पलंग है, तो एक पलंग पे 2-4 लोग सो सकते हैं, तो नहीं, आप करते क्या है? सबको अलग अलग पलंग चाहिए, सबको अलग अलग डाइनिंग टेबल चाहिए, है ना। सबको अलग अलग जो है कि क्या कहते हैं, झूला चाहिए, है ना। या फिर है कि आए दिन देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या के लिए जो घरों का निर्माण जो है कि आप देखते हैं उसके लिए पेड़ पौधे काटते हैं। या फिर है कि तमाम रेल पटरियां जो बिछती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, लकड़ियों का। या रोड बन रहा है। हालांकि अब तो सीमेंट का उपयोग होने लगा है। दूसरी चीज है कि जंगलों को काट करके आप खेती बना रहे हैं, या फिर जंगलों को काट करके क्या कर रहे हैं, उसमें घर बनवा रहे हैं, है ना। घर बनवा रहे, रोड बनवा रहे, रेल बनवा रहे हैं। तो ये होता क्या है कि जो वनस्पतियां क्या करती है, मिट्टी को, ये जो है चट्टानों को अपने आप से जकड़े रहती है ना। लेकिन जैसे जैसे ही है कि ये पेड़ पौधों को काटते हैं, तो वो उसको पकड़ने वाला कोई होता नहीं है। अब इस पे वायु गुजरेगा, उसको इरोजन कर देगा। इस पे है कि वाटर गुजरेगा, वो इरोजन कर देगा, अपरदित कर देगा, और वो अपने साथ बहा करके ले जाएगा। कल है कि हमने आपको बताया था कि बरखान या फिर है कि लोएश, है ना। लोएश क्या है? धूल भरी आंधी, है ना। धूल भरी आंधी। आप यहाँ पे चले जाइए, सहारा मरुस्थल में चले जाइए, तो सहारा मरुस्थल का खासियत क्या है कि वहां पे पेड़ पौधे है नहीं। बहुत तेज आंधी आएगी, है ना, जहां पे मालूम चलेगा कि 20 फीट गहरा है ना, और आंधी आई तो वो 20 फीट ऊंचा हो गया, यानी कि 40 फीट गाज जम गई। एकाएक जो है वो क्या, तेज हवाएं क्या करती है, अपने साथ मिट्टियों को कटाव करती है और वो लेकर के उड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ भी जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है अपर्दन में कुछ ऐसे ही काम होते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें ये लिख लीजिए। वे सभी क्रियाएं जो धरातल को समान तल पर लाने का प्रयास करती है, उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं। प्रवणता संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं। प्रवणता संतुलन की प्रक्रिया करते हैं। लिख लीजिए। बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, जैसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा। बाह्य बल में कौन कौन आएगा? सब पता है आपको, अभी बताया। बाह्य बल कौन कौन आएगा? हवा, पानी, नहीं, धूप, मानव 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 भी आ जाएगा बाह्य बल में। मानव गतिविधियां, जी सर, मानवीय क्रियाएं। हाँ, द्वारा, बाह्य बाह्य बल या बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय भाग के अपर्दन को निम्नीकरण भी कहते हैं, डिग्रेडेशन। अब लिख लीजिए, अपर्दन के प्रमुख प्रकार हैं। अपघर्षण लिख लीजिए फट से। अपघर्षण, इसको एवर्सन भी बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो लिख लीजिए, जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर पत्थर कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ता है। इसमें क्या आएगा? हिमानी या जल लेकर आगे बढ़ता है। तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण होता है या अपघर्षण होता है, क्षरण होता है। इस अवस्था को अपघर्षण कहते हैं। इस अवस्था को
अपघर्षण कहते हैं। होता क्या है, जैसे कि हिमालय से नदियां उतरती है, या फिर हिमालय से जब हिम पिघलता है, बड़ा बड़ा बोल्डर में आता है, तो जमीन पे उतरेगा तो क्या होगा, जो सॉफ्ट चट्टाने होगी, है ना, उसको काटते हुए नीचे आ जाएगी ना, नहीं आएगी। जी सर। याद कीजिए, सिंधु जो है आपका, सिंधु जो पंच नदियां हैं, सिंधु सिंधु है, झेलम है, रावी है ना, ये सब सारे की सारी नदियां जो है किधर बहती थी? क्या आपको लगता है कि इधर पश्चिम की ओर बहती थी? वो पूर्व की ओर बहती थी, है ना। वो धीरे 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 काटते काटते जो है इधर पश्चिम की ओर बढ़ने लगी ना। तो ये स्थिति जो है बनती है अपघर्षण की। नेक्स्ट लिख लीजिए, सन्निकर्षण। सन्निकर्षण सन्निकर्षण इसको अट्रिशन भी बोलते हैं, आर्टिशन, है ना। तो लिख लीजिए, किसी लिख लीजिए, किसी प्रकार में बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराने टकराने पदार्थों के आपस में टकराने टकराने और टकराकर टूटने की प्रक्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं, या घिसने की प्रक्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि नदी है, नदी में बोल्डर जा रहे हैं, है ना, क्योंकि नदियां तो अपने साथ बहुत सारी चीज बहा के लेके आती है, साथ साथ है कि किनारों को भी काटती है। देखा है ना? नहीं देखा आप लोगों ने? नदी तो बिहार के बच्चे तो जहाँ बाढ़ आएगा वहां पर हाँ काटा सर। देखे देंगे। हैं सर। हाँ, तो आपने इस टाइप का चीजों को देखा होगा, जो भी ये अपने साथ बहा के लाता है उसको भी वो छोटा करता चला जाता है ना। तो ये सन्निकर्षण का टाइप है। नेक्स्ट लिख लीजिए, घोलन या संक्षारण। घोलन या संक्षारण, इसमें क्या होता है कि नदियों में जो है कि कोई भी अगर बोल्डर है ना, या फिर नमक का ये आ जाए, चट्टान आ जाए, है ना, तो वो अपने साथ लेके उसको आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे उसको घोलते हुए चली जाएगी। ऐसा ही होता है नहीं होता? तो लिख लीजिए, घुलनशील चट्टानों जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि के जल क्रिया द्वारा घुलकर सेल से अलग होना क्या कहलाता है? घोलन या संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसी में है कि कार्स्ट का निर्माण होता है, कार्स्ट, है ना। लिख लीजिए, इससे कार्स्ट का निर्माण होता है, कार्स्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट जल गति क्रिया। ये सब पूछेगा नहीं, जरूरी नहीं है करना है, फिर भी लिखा दे रहा हूं। जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टानें टूट फूट कर अलग हो जाती है तो इसे जल गति क्रिया कहते हैं। और यह जो है, लिख लीजिए, यह क्रिया जल तरंग, सागरीय तरंग एवं नदी द्वारा संपन्न होती है। सागरीय तरंग एवं नदी द्वारा संपन्न होती है, नदी द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें जलदाब क्रिया। जलदाब के द्वारा भी जो है कि क्या होती है, चट्टानें घिसती है। लिख लीजिए, जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपरदन की क्रिया होती है तो इसे जलदाब कहते हैं। जलदाब कहते हैं।
जल्द आप करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। ये जलदाब जो है सागरीय तरंगों द्वारा होती है, सागरीय तरंगों द्वारा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अपवहन, अपवहन लिख लीजिए। अपवहन की क्रिया जो है पवन के द्वारा होती है, लिख लीजिए। पवन के द्वारा शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ान, अवसादों के उड़ान या अवसादों के उड़ान की क्रिया है। यानी कि अभी आपको बता रहा था कि रेगिस्तान में आप जाते हैं तो मालूम चला कि कहीं पर 20 फीट गड्ढा है, तो आगे आने वाले 5 मिनट में जो है वो 20 फीट ऊंचा हो जाएगा, है ना। तेज हवाएं जो है क्या करती है, भूमि को क्या करती है, अपने साथ काटते हुए और उड़ा करके ले जाती है, जिसको धूल भरी आंधी कहते हैं, धूल भरी आंधी। और ये जो है कि लोएस्ट मैदान जो है कि कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, चाइना, चाइना में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। वांगवान नदी का नाम सुना होगा, पीली नदी कहलाती है। इसमें क्या होती है, ढेर सारे धूल वगैरह होते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अपर्दन के प्रकार। तो सबसे पहले जलदौरा अपर्दन लिख लीजिएगा, जलदौरा अपर्दन, जलदौरा अपर्दन। तो जलदौरा अपर्दन में क्या देखेंगे, किसके द्वारा होगा जलदौरा अपर्दन, नदी घाटी के द्वारा, नदियों के द्वारा, लिख लीजिए। जल दौरा अपर्दन नदी घाटी के द्वारा की जाती है। आपने ये देखा होगा यहाँ पे, है ना, कोई एक नदी निकलती है और बिहार में तो बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इसमें है कि दिखेगा, नहीं दिखेगा आप लोगों को मैपिंग। आपने देखा होगा बिहार में जो है कि नदियों की जाल है। मान लीजिए कि कोशी है, कोशी नदी है, तो इसमें छोटे मोटे नदियां आकर के मिलती है ना, कि ऐसे कोसी आती तो केवल कोशी ही जाती है, नहीं ना, कोशी के साथ और भी नदियां मिलती है, और भी नदियां मिलती है। जी तो सर। एक तो मेन धारा ये हो गया, और इसके अंश सहायक नदियां, है ना, अंश सहायक नदियां हैं। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, जो नदियां हैं, है ना, तो ये जब नदियों का जल जो है मेन धारा में आकर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, नदी द्रोणी, है ना। जैसे हम लोगों ने सिंधु द्रोणी की बात किया था, अच्छा आप लोगों को नहीं पढ़ाया था ना, सिंधु द्रोणी मतलब, सिंधु द्रोणी का मतलब क्या हुआ, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, है ना। ब्रह्मपुत्र द्रोणी कहेंगे तो ब्रह्मपुत्र द्रोणी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, जितनी भी सहायक नदियां होगी तो ये इस तरह से हम लोग बात करते हैं। गंगा का होता है तो गंगा द्रोणी की बात करते हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां जो उसमें लाकर के जल क्या करती है, गिराती है ना, तो इस पे क्या बात करते हैं। अब यहाँ पे जो होता है क्या, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो जल ग्रहण है ना, जल ग्रहण किधर से होता है, ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर, है ना। नदियां कैसे प्रवाहित होती है, आपने देखा होगा कि हिमालय से जब नदियां निकलती है तो मान लीजिए कि ये आपका हिमालय है ना। अब यहाँ से नदियां निकलती है तो ये तीव्र ढाल से गुजरती है, होती है ना, तीव्र ढाल, तीव्र ढाल से गुजरती है। अब ये तीव्र ढाल से गुजरती है नदियां, तो ये क्या करती है, अपने साथ मलबा लेके आती है, लेके आती है, नहीं लेके आती है। और हाँ सर। इसी के वजह से जो है कि उत्तर बिहार क्या है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है कि नहीं है, जी सर। उत्तर बिहार सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पे होता क्या कि अपने साथ मलबा लेके आती है ना। और ये कहीं कहीं क्या करती है, जहाँ 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 ढाल होता है
वहां तो बहुत तेजी से मलबा को अपने साथ लेकर के क्या करती है, नीचे की ओर होती है। और जहां ये ऊंचा मिल जाता है क्षेत्र, है ना, इस अवस्था में जो है जब नदियां नीचे उतरती है तो उसको क्या कहते हैं, युवा अवस्था। और युवा अवस्था में नदियां क्या होती है, सक्रिय होती है, सक्रिय होती है। और जैसे प्रौढ़ा अवस्था हो गया तो नदियां क्या हो जाएगी, उसका क्षेत्र बेसिन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, मतलब बुढ़ा हो गया नदियां, है ना, कुछ देर में जाकर के ये मरेगा, यानी कि कहीं पे जाके गिरेगा या तो सागर में गिर जाए। ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज और देखा है कि बिहार की जो ढाल है ना, बिहार की ढाल किस ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है बिहार की ढाल, है या नहीं है? हम्म। तभी तो हाँ तभी सर। तो तभी तो आपने देखा कि बिहार की जितनी भी नदियां हैं, है ना, वो कहाँ जाकर के मिलती है, गंगा में। गंगा में, गंगा और में। गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है ना, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और यहीं पे आप देखते हैं कि गंगा जितने भी उत्तर बिहार की नदियां हैं या दक्षिण बिहार की जो बरसाती नदियां हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है ना? अब चलिए इसी में कुछ आकृतियां बनेगी, कैसे बनेगी तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। और पर्दन के प्रकार में लिखवाए थे जल द्वारा। प्रदन के प्रकार में जल द्वारा के बोले ऐसे करके छोड़ दिए थे, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अपर्दन लिख लीजिए। इसके अंतर्गत बहता जल यानी नदी, हिमानी, भूमिगत जल, सागरीय जल एवं पवन आते हैं, पवन आते हैं, पवन आते हैं, लिख लीजिए। पवन ये जल द्वारा अपर्दन से निम्नलिखित निम्नलिखित आकृतियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी आकृति बनती है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नदी द्वारा, नदी द्वारा, नदी द्वारा कौन सी आकार, कौन सा घाटी बनेगा, वी आकार की घाटी। अब वी आकार की घाटी, हाँ, वी आकार की घाटी कैसे बनती है? अब देखिए, आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर हिमालय ऐसे ऐसे नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा है, आपने गलत बनाया है ना, ऐसे मत बोलिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय है आपके, है ना। अब यहाँ से नदियां जब गर्ज बनेगा या कैनियन बनेगा? यहाँ से नदियां डायरेक्ट गिरेगी, गिर रही है, गिरा दीजिए। तो ये ऐसे करके यहाँ निकलती है, बनती है, नहीं बनती है? हाँ, इस तरह से बनती है। बनती है ना? यस सर। सीधे गिरेगी नदी तो नीचे क्या होगा, खड्ड बनेगा। खड्ड का शेप जो है वी आकार का होता है, तो इसलिए इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। लिख लीजिए इसमें, नदी अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर कटाव, ये ऊर्ध्वाधर कटाव है, ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण घाटी पतली और गहरी, पतली गहरी और भी आकार की हो जाती है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र और उथला होता है, दीवारों का ढाल तीव्र और उथला होता है तेज ढाल नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। आकार के अनुसार यह दो प्रकार के होते हैं, गार्ज और कैनियन, गार्ज और कैनियन। लिख लीजिए, गार्ज किसको कहते हैं, लिख लीजिए, गार्जिया, लिख लीजिए। जब, लिख लीजिए, समान रूप से बहुत गहरी तथा सक्रिय घाटी का निर्माण होता है, इसे गार्ज कहते हैं, गार्ज या कंदरा कहते हैं। जब ऊपर से तेज गति से नदी गिरेगी, है ना, तो इस पे, इसको मोटा मोटी समझ लीजिए, ये सब सारा मिटा दिया, है ना। अब जब बहुत तेज गति से नदी गिरेगी तो क्या होगा, जमीन में खड्डा होगा,
है ना। ये खड्डा गोल नहीं होगा, ये खड्डा कैसा होगा, वी शेप में होगा, है ना। तो ये आपका वी आकार की घाटी होगी। अब ऊपर से जब नदियां गिर जब जब है कि ऊंचाई से नदियां गिरती है तो क्या किसका निर्माण होता है, गॉर्ज, या ये दोनों खड्डी का रूप है, या कैनियन, है ना, कैनियन। ये दोनों जो है गड्ढा, जिसको आप बिहारी भाषा में बोलते हैं, है ना, तो गड्ढा है ना। तो इसको गार्ज और कैनियन बोलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, गार्ज या कंदरा कहते हैं, लिख लीजिए। कभी कभी जलप्रपात देखा है आपने, कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा है, अच्छा देखा है, ओके ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कभी कभी जलप्रपातों के तेज गति से पीछे हटने से भी गार्ज का निर्माण होता है। अब जलप्रपात जो है सूख गया, है ना, आप राज दरिया चले जाइए मिर्जापुर, खो दरिया चले जाइए मिर्जापुर, है ना। तो राज दरिया में जो है कि पानी रहती है और खो दरिया जो है वो लगभग सूखा हुआ होता है ना। तो कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप जा सकते हैं। अगर है कि इस समय जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है ना, बहुत सारा पानी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है ना। या फिर है कि आप अक्टूबर के महीने में चले जाइए, है ना, तो वहाँ पे है कि बैठने में आपको अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे दिखेगा स्पष्ट रूप से कि किस तरह से गड्ढे का निर्माण होता है ना, जब ये क्या कहते हैं, जलप्रपात सूखता है ना। तो आपको गड्ढा वगैरह तमाम चीजें दिखेगा और वो अलग अलग आकृति होती है ना। तो वो स्पष्ट रूप से वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, निर्माण होता है, लिख लीजिए। गार्ज के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। अब गार्ज जो है वी आकार की घाटी से इस तरह से बन गया, है ना, तो ये कैनियन कहलाएगा, कैनियन कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, भारत में कौन कौन से है कि गार्ज कैनियन का निर्माण करता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। लिख लीजिए, भारत में सिंधु पूछा हुआ है। जहां भी नए बच्चे, जहां भी मैं बोलूंगा बीपीएससी में पूछा हुआ है तो वहां बीपीएससी लिख देना है, ओके, ताकि आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है, कि यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नए बच्चे समझ रहे हैं ना, लिख लीजिए। भारत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र दौरा क्रमशः सिंधु का क्या करती है, सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, सिंधु गार्ज। सतलज जो है सिपकिला गार्ज, और ब्रह्मपुत्र दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है कौन सा, ग्रैंड कैनियन। ये कोलोराडो नदी पर है, और कोलोराडो नदी कहाँ पर है, पटना में, यूएसए। अच्छा यूएसए में। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, जलप्रपात और क्षिप्रिका, यानी कि वाटरफॉल एंड रैपिड्स, लिख लीजिए इसमें। जब नदी का जल, अब जलप्रपात कैसे होता है, इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि ये पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी है मान लीजिए। अब नहीं मानेंगे तो हम ऐसे मनवा देंगे आपको, है ना, या फिर है कि थोड़ा सा ऐसे मनवा देंगे आपको कि नहीं कैसे मानेंगे आप, मान लीजिए पहाड़ी है। अब यहाँ से जो है कि क्या करती है, जल गिरेगा, अब पहाड़ी है तो सीधे सीधे नीचे गिरेगा, है ना, ये इस तरह से गिरेगा, जल गिर गया, ठीक है। तो ऊंचाई से जो है कि ढलान लेते हुए, है ना, ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर ढलान है ना, तो यहाँ से जो है कि जल सीधे सीधे नीचे गिरता है ना। तो जल जो है कि क्या करता है, तीव्र वेग से गिरता है, तो इसको क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात,
ठीक है। यहाँ है कि नदियां जब निकलती है तो एक है कि ऊपर से नीचे गिरे, है ना, तो उसको जलप्रपात कहेंगे, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर चट्टाने कठोर कठोर है तो ये तो कंटिन्यू इसी सेट में गिरेगा, यहीं से गिरेगा। अगर चट्टाने कठोर नहीं है, मुलायम है, तब क्या होगा, ये धीरे 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 ये भी कटता चला जाएगा, इधर भी कटता चला जाएगा, है ना, दोनों कटता चला जाएगा, है ना। तो ये जो है जनरली तौर पर जलप्रपात जो है कठोर चट्टानों से नीचे गिरती है, कठोर चट्टानों से नीचे गिरती है। क्लियर है। नेक्स्ट लिख लीजिए। जलप्रपात का निर्माण चट्टानों की विषमता के कारण होता है। विषमता के कारण असमान अपर्दन, भूखंड में उत्खादन, मतलब अब ये अगर यहाँ मुलायम हो तो क्या होगा, क्या होगा, एक मिनट जस्ट देख के आ रहा हूं, वेट।
हम बात कर रहे थे किसका, भी आकार की घाटी का। तो आपने देखा विश्व का सबसे बड़ा जो है कि आपका ये कैनियन जो है ना, वो कौन सा है, ग्रैंड कैनियन। और ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, कोलोराडो नदी पे है। और कोलोराडो नदी जो है कहाँ पर है, यूएसए में है ना, यूएसए कोलोराडो नदी है ना। जब हम लोग ये मैपिंग करेंगे तो हम लोग ये सब सारी चीजें देखेंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। अच्छा, जलप्रपात हम लोग कर चुके हैं ना, जलप्रपात समझा रहे थे ना, ओके ठीक है। जलप्रपात लिख लिया आपने, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जलप्रपात के कारण क्या बनता है, क्या बनता है, गड्ढे बनते हैं, भूखंड बनते हैं, है ना। भूखंड कहीं कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं इस तरह से, है ना। अगर गिरेगा, पानी गिरेगा ऊपर से, ऊपर से जो वाटरफॉल होगा, तो वाटरफॉल होगा तो क्या होगा, विभिन्न तरह के आकृतियों का निर्माण होगा, है ना, लहराते हुए आकृतियां होगी। अगर इसको देखना है तो मैं बात कर रहा था कि आप राज दरिया, खो दरिया जो है मिर्जापुर में, है ना, वहां देख सकते हैं। या फिर है कि ककोलत जो है बिहार का, जो है कि नवादा में ककोलत जलप्रपात है, तो आप वहां भी देख सकते हैं, है ना। वहां होती क्या है कि जो मुलायम चट्टाने हैं वो आसानी से कट जाती है, और जो कठोर चट्टाने हैं वो यथास्थिति में बनी रहती है। तो वहां पे अलग अलग भूखंड बन जाते हैं, है ना, कहीं ऊंचा तो कहीं गड्ढा, कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। जो आपका विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, नाम सुना है, नियाग्रा। यस सर, नियाग्रा जलप्रपात है, अमेरिका में है। नियाग्रा, हाँ, अमेरिका में है। कौन सा अमेरिका में है, उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, जहां 5 झील है, 5 महान झील है, वहीं पे है ना। एंजल जलप्रपात जी का नाम सर। सुना है, एंजल जलप्रपात का नाम सुना है, कहाँ पर है, दरभंगा में, कहाँ है, दक्षिण कनाडा अमेरिका में। में सर। दक्षिण कैरो नदी पे, अमेरिका में। कैरो नदी पे है ना, कैरो जी नदी सर। पे है ना, वेनेजुएला के आसपास है, गुयाना पठार पे, गुयाना जी के सर, उच्च जी भूमि पे सर। है ये, ठीक है। जी सर। इसके इसके साथ ही साथ है, आपने देखा होगा जाम्बेजी नदी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, नाम सुना है, ये सब नोट करना है बच्चे, जो मैं बोल रहा जी हूँ। सर, ये अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, ये सब कहानी नहीं सुनना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भारत में जो है जो गरसोपा, नाम सुना है, श्रावती नदी पर, यस सर, सरस्वती नदी पर। जी हाँ, सर, जो कर्नाटक में। गरसोपा है ना। बिहार, बिहार का भी जोड़ लीजिए ना, बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार में कौन है, दुर्गा, दुर्गा जलप्रपात है। ये क्या ये आपका वो क्या नाम है, कौवा कुल वाला, कौवा कुल वाला कौन सा जलप्रपात है, ककोलत, ककोलत जलप्रपात, काकोला की जलप्रपात। है ना। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात है। तो ये सब जो है कि आपका क्या है, जलप्रपात। नेक्स्ट लिख लीजिए, जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, जलोढ़ शंकु। तो यहाँ पे जलोढ़ शंकु का निर्माण कब होता है, तो इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कैसे निर्माण होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, नदियां जिस तरह से हम जन्म लेते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, और फिर मर जाते हैं, है ना। तो जब नदियां जो है ना, यहाँ से, कहाँ से, पर्वत से जब है कि गिरती है ना, तो ये किस अवस्था में होती है, युवावस्था। जब पदीय प्रदेश तक आती है युवावस्था रहती है, मैदानों में उतरती है तो ये प्रौढ़ावस्था। ऐसा नाम सुना है क्या, इंसानों की तरह भी नदियां होती है, पता है ना आपको। जी सर। हाँ, और जिन्हें नहीं पता होता तो उन्हें पता हो गया, है ना। और फिर ये धीरे धीरे जो है कि प्रौढ़ावस्था में क्या होती है, स्टार्टिंग में जो है कि ये क्या है, फिट फाट जैसे देखते हैं कि जब आप यंग होते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है, बिल्कुल फिट होती है, शेप एंड साइज में होती है ना। लेकिन जैसे प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो क्या होता है, बॉडी फैल जाती है, वेट वेट 80 किलो का, 100 किलो का, 150 किलो का, इस तरह से हो जाता है
स्टार्टिंग में जो है कि वेट जो है कि 52 किलो 48 किलो रहता है ना, तो शरीर अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ ऐसा ही नदियों के साथ होता है घटनाएं, है ना। तो नदियां जो है कि अपने साथ जब पर्वतों से उतरती है, तो पर्वतों से उतरती है तो क्या लेके आती है? केवल पानी? अपने साथ बोल्डर भी नहीं लेके, सर, पत्थर के टुकड़े भी लेके आते हैं। अपने साथ बोल्डर भी लेके आती है, बोल्डर लेके आती है, मलबा लेके आती है, मलबा लेके आती है, गाद जिसको कहते हैं आप लोग, है ना, गाद बोलते हैं ना, गाद लेके आती है, ठीक है। जी सर। और जब जब ये जो है कि तराई क्षेत्र में आती है तो तराई क्षेत्र को भी काटती है, काटती है नहीं काटती है? काटती है। तो जब तक ये यंग रहता है नदी, है ना, तो यंग रहता है तो क्या करेगा, ये सबको बाईपास कर देगा, है ना, बाईपास कर देगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है नए बच्चे? निशांत, चीजें क्लियर हो रहा है? ममता, यस सर। क्लियर हो रहा है? तो जब नदियां नदियां जो है कि अपने साथ बोल्डर लाती है तो क्या ये जो है कि आपको लगता है कि ये पर्वतीय प्रदेश में है कि ये उसको डंप करेगी? नहीं करेगी। ये जो है हमेशा डंप कहाँ करती है? जब वो मैदानी प्रौढ़ावस्था में होता है, यानी कि मैदानी भाग में, मैदानी भाग में डंप करती है। और जहां धीरे धीरे जहां जैसे जैसे ढाल कमता जाएगा, है ना, और मैदान बढ़ता जाएगा, है ना, तो एक टाइम ऐसा जाएगा कि ऐसा हो जाएगा कि इसके पास ताकत नहीं रहेगी। जब ताकत नहीं रहेगी तो बोल्डर आगे बढ़ेगा नहीं, मलबा आगे बढ़ेगा नहीं, तो उसको वो जो है कि वहीं पे छोड़ देगा, है ना। तब नदियां देखिए कैसे बढ़ती है। स्टार्टिंग में तो सीधे सीधे चलती है ना। स्टार्टिंग में जो है कि नदियां सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ती है। फिर जब है कि ये मैदानी क्षेत्र से भी पदीय प्रदेश से बाहर निकलती है मैदानी क्षेत्र में, तब भी थोड़ा सा ठीक से चलती है। फिर जो है कि इनका स्थिति जो है इस तरह से होना शुरू होती है, इस तरह से होना शुरू होती है। तो अब जो वो है कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों बना? बोल्डर यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे बोल्डर छोड़ दिया, है ना, बोल्डर यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे रास्ता बदल लिया, इधर आ गया। फिर यहाँ से निकल गया, यहाँ पे बोल्डर छोड़ दी, यहाँ पे गाद जम गया, तो फिर यहाँ से निकल गया, है ना। तो इसी तरह से जो है कि वो निकलते चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। तो ये इसको क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, है ना, जलोढ़ शंकु, है ना। जैसे कि आप उसको क्या कहते हैं, गाद जब ला करके छोड़ता है तो क्या कहते हैं? उसको डेल्टा कहते हैं। हालांकि डेल्टा का कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, गाद ही कहेंगे, है ना। हर साल मलबा लाती है, गाद गाद कहते हैं उसको, है ना। तो लिख लीजिए इसको। जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदियों के वेग में एकाएक कमी आ जाता है। नदियों के वेग में एकाएक कमी आ जाता है। नदियों के वेग में एकाएक कमी आ जाता है। एकाएक कमी आ जाता है। नदियों के वेग में एकाएक कमी आ जाता है। लिख लीजिए। अपने साथ लाए गए मलबे को तथा नदियां अपने साथ लाए गए मलबे को मलबे एवं अवसाद को मैदानी भागों में छोड़ देता है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। अब ये बताइए, नई गाद या पुरानी, नई गाद को क्या बोलते हैं? भावर या खादर? भावर। हाँ, भावर या बांगर, है ना। लिख लीजिए। नई गाद को बांगर कहते हैं या भावर कहते हैं, और पुरानी गाद को खादर कहते हैं। आगे चलिए, टेक्स्ट को लिख लीजिए।
नदी विसर्ग, नदी विसर्ग, नदी विसर्ग लिख लीजिए। लिख लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए ममता, माइक म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग, और सुनना आप ही को है ना। तो लिख लीजिए इसमें। अब इसमें देखिए नदी विसर्ग क्या होती है, नदियां कैसे चलती है, ये देखा इस तरह से या फिर ऐसे, एस के आकार के। ऐसे ही बहती है, ऐसे बहती है, कैसे भी बह सकती है ना। अब देखिए इस तरह से अगर नदियां बहती है ना, तो बह रही है तो बहने दीजिए, बह रही है तो बहने दीजिए। अब इसमें जो होता क्या है कि इसमें दिक्कत क्या है ना, कि जब नदियां बहती है तो इसके साथ मलबा भी आता है, आता है, आता है ना। कोई भी नदी बहती है तो मलबा आता ही है, गाद आते ही है ना। और जैसे ही ये मैदानी भाग में पहुंचती है ना, तो गाद वो ये क्या करती है, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी बह रही है तो सीधा कटाव करती है। देखिए कटा, कटाव हुआ, दिखा नहीं दिखा, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगी। अब इस तरह से जो है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, जहां जहां टिक लगी हुई है ना, जहां जहां टिक लगी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। ये जो है आपका विसर्ग कहलाएगा, विसर्ग, ठीक है, नदी विसर्ग कहलाएगा, है ना। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रौढ़ावस्था में नदियां सीधे मार्ग में ना होकर, सीधे मार्ग से ना बहकर क्या होती है, आड़ी तिरछी, है ना। लिख लीजिए। आड़ी तिरछी या टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें बहती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है। इस कारण नदी के मार्ग में बड़े बड़े मोड़ आते हैं, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़, मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। इन मोड़ों को क्या कहते हैं, नदी विसर्ग, नदी विसर्ग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ लेते हैं। लिख लीजिए, गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील, लिख लीजिए। ये सब कहाँ देखने के लिए मिलता है, सब उत्तर बिहार में, है ना। ये सब सारी आकृतियां जो है जो पढ़ा रहा हूँ वे सब के सब उत्तर बिहार में देखने के लिए मिलता है, और खास करके कोशी तो कमाल ही करता है, और सबको पता है। लिख लीजिए इसमें, जी सर, बूढ़ी गंडक भी बनाती है। हाँ बूढ़ी गंडक भी लिख लीजिए। जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर, अभी मैंने इसको बोला था ऐसे, तो थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा बनाना पड़ेगा मेरे को। अब नदी ऐसे हो रही है ना, या फिर नदी जो है ऐसे गई, ऐसे मुड़ा, ऐसे बहा, है ना। ये साइज या ये साइज कोई भी रख लीजिए, कोई भी समझने के लिए केवल समझा रहा हूँ, है ना। तो नदी विसर्ग, ये 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 नदी विसर्ग, ठीक है। अब देखिए मैं लाइन खींचता हूँ, थोड़ा सा मेरी लाइनों पर ध्यान देना है, और मैं बोलता बताता भी हूँ, तो उसको आप क्या करोगे, ध्यान से समझोगे। ये सब याद करने वाला नहीं है, बस समझने वाला है, और ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये गोखुर जो है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हैं विपेशी। तो यहाँ पे इसमें होता क्या है कि जब नदी जो है कि अपनी प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों से गुजरती है ना, तो इसको जहां भी थोड़ा सा ट्रबल आता है ना, देखिए यहाँ ट्रबल आया, यहाँ से ट्रबल आया, यहाँ ट्रबल आया, यानी कि चट्टाने कठोर हुई तो वो आगे नहीं काट पाएगी, तो यहाँ से साइड से मुड़ गई। फिर यहाँ पर ट्रबल आया, यहाँ पे ट्रबल आया, है ना,
चट्टाने यहाँ पे इसको ये सीधे नहीं काट पाई तो इधर मुड़ गई, है ना। फिर इधर चट्टाने नहीं काट पाई तो नीचे मुड़ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए, तो ये जो है कि अब ऐसे आड़े तिरछे लहराते हुए है कि बह रही है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये जो है इधर इधर गाद जमा शुरू होना हो जाएगा। धीरे धीरे ये इस तरह से सीधे निकल गई। तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो अप एंड डाउन था ये, है ना, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? गोखुर झील। जो विसर्प बनाना, विसर्प जब कट जाए मुख्य नदी से तो उसको क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए Yes, sir. आगे चलते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है तब नदी का अवशिष्ट भाग ये छोड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? गोखुर कहलाता है। गोखुर 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 कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोखुर कहलाता है, गोखुर झील या छारण झील कहलाता है। गोखुर या छारण झील कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, तटबंध। तटबंध, अब तटबंध क्या होता है बताइए? अब नदी जो है ना, नदी अब जब बहती है ना, जब बहती है तो क्या करती है? अपने साथ बोल्डर लेके आती है, कंकड़ पत्थर लेके आती है, पानी तो लेके आती ही है। जब तक ये यंग रहता है ना, ताकत यंग रहता है तो नदियां क्या होती है? बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे हम लोग यंग हैं तो हम लोग के पास ताकत बहुत ज्यादा है ना। और जैसे ही है कि हम लोग कमजोर होंगे, बुढ़े होंगे, तो हमारी ताकत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, है ना। अभी अभी है कि हम लोग है कि 100 किलो उठा लेते हैं, है ना। और जब जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो 2 किलो भी नहीं उठेगा, है ना। खाने के लिए जो है खाना भी हम लोग नहीं खा पाएंगे ढंग से, है ना, ताकत इतनी कम हो जाएगी। तो नदियों के साथ भी वैसे ही होता है। बोल्डर जब आती है, जब जब ये यंग अवस्था में होता है, जब पहाड़ों से गिरता है तो अपने साथ बोल्डर लेके आता है, मैदानी भाग में पहुंचता है। मैदानी भाग में होता क्या है? जैसे मैदानी भाग में पहुंचता है, सारा बोल्डर जो है एक जगह जमा हो जाता है, और एक जगह जमा हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तटबंध का निर्माण हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। जब नदियां युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, तो युवा अवस्था में अपने साथ किनारों को, तलछटी को, किनारे एवं तलछटी को काटते जाती है। और यही प्रौढ़ावस्था में आकर यही मलबा, कंकड़ पत्थर प्रौढ़ावस्था में आकर उसके मार्ग का अवरोधक बन जाता है, उसके मार्ग का अवरोधक बन जाता है। अवरोधक बन जाता है जिसे तटबंध कहते हैं। तटबंध, एक तो तटबंध हम लोग बांध कर बनाते हैं, और एक खुद ब खुद बन जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, बाढ़ का मैदान। ये सब बताने की जरूरत नहीं है बिहार वालों को, ये सब तो है कि रोज डे टू डे आप लोग देखते होंगे। देखते नहीं देखते? नहीं देखते? अभी तो देखा होगा आप लोगों ने, और अभी भी चल रहा होगा बाढ़, वहां चल रहा है, नहीं चल रहा? चलिए लिख लेते हैं, बाढ़ का मैदान लिख लीजिए। जब नदी की परिवहन क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो यही वाली बात सारी नदियों पे ही है। फिर से बनाऊं क्या? जब नदी की परिवहन क्षमता, मान लीजिए कि ये उतरा हुआ है, चलिए अब देखिए, मैंने जानबूझ के इस तरह से आकृति बनाई है नदियों का। अगर दिख रहा है तो ये दिख रहा है, लाइन दिख रही है, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगी, अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो ठीक है।
तो ये जो है आपका, जब नदियां जो है कि अपने प्रौढ़ा अवस्था में प्रवेश कर जाती है, बुढ़ापे में प्रवेश कर जाती है ना, तो होता क्या है कि ये अपने साथ जो गाद लेके आती है, तो इस गाद जो है इसके रास्ते का कांटा बन जाता है, रास्ते में जम जाता है। और जब जब है कि जब तक इसको ढाल मिलती है तब तक नदियां जो है क्या क्या रहती है, अपनी युवावस्था को मेंटेन करने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही है कि ढाल थोड़ा सा कम हो जाता है या प्लेन आ जाता है, तो गाद क्या होते हैं, रास्ते में जम जाती है। और रास्ते में जम जाएगी तो इससे क्या होगा, रास्ता रुक जाएगा। तो ये जो है अन्य क्षेत्रों में जो है ये प्रवेश करना शुरू कर देती है। और ये घटना किसके साथ होता है, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, सबसे ज्यादा कोशी, बिहार का शुक, है ना। आपने देखा है कि कोशी जो है कि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। मार्ग परिवर्तन क्यों करता है वो, क्या उसको शौक है, वो पढ़ा लिखा है, उसको दिमाग है, क्यों करता है, वो अपने साथ गाद जो है बहुत मात्रा में लेके आता है ना। और हिमालय से निकल के आती है, तीव्र ढाल होती है और अपने साथ गाद लाता है। और जैसे ही है कि मैदानी भाग में प्रवेश करता है, मैदानी भाग में जैसे प्रवेश करता है उसका रास्ता में जो है वो गाद जो है जम जाता है। और उसी दरमियान जो है कि इतना व्यापक मात्रा में पानी जो है इधर उधर से बहना शुरू करता है, जिधर ढाल मिलता है उधर वो मुड़ जाती है। और इससे होता है क्या कि जनधन की बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। खास करके उत्तर बिहार में, है ना, कौन घर किस नदी के जद में आ जाए कोई अता पता नहीं है। आप लोग को पता होता है, नहीं पता होता है ना। जब आता है तो आप लोग भागते हैं। तो ये स्थिति जो है आपका क्या करता है, क्या करता है, बाढ़ का मैदान, है ना, पूरे बाढ़ बाढ़ दिखता है आप लोगों को। और सरकारें क्या करती है, हेलीकॉप्टर घुमाती है, नहीं, लिख लीजिए। जब नदी की परिवहन क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो अत्यधिक अवसादों के निक्षेपण करने लगती है। फलस्वरूप उसके तल गाद से भर जाते हैं, गाद से भर जाते हैं, जिससे उसे उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है। फलस्वरूप नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगती है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान। ओके, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। बिहार की नदियों के बारे में लिख लीजिए। कौन कौन नदी, उदाहरण स्वरूप कोशी, बूढ़ी गंडक, सारी नदियां तो है ही है बिहार में। सारे से शिकायत है बिहार वालों का। और हम बिहार वाले जो है इन नदियों के बिना रह भी नहीं सकते। अगर ये नदियां जो है कि हमसे रूठ जाए, है ना, तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। नहीं, सर दक्षिण बिहार से क्या मतलब है। अच्छा, दक्षिण बिहार से मतलब नहीं है। चलिए आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, डेल्टा। अब ये नदियां जब है कि अभी मैदानी भाग में था, मैदानी भाग से जो है कि जब है कि ये समुद्री भागों में गिरेगी, समुद्री भाग में प्रवेश करेगी, है ना, लिख लीजिए। या फिर है कि निम्न क्षेत्रों में गुजरेगी, ये जैसे ये मैदानी भाग है ना। अब जो है कि ये धीरे धीरे ढाल की ओर बढ़ेगी, तो ढाल कहाँ पे होती है, समुद्र की ओर ढाल होती है। तो ये क्या करती है, अपने सारा निक्षेप जो है, जितने भी उसके ये नदी में जो है कूड़ा करकट जमे थे, जितने भी अवसाद जमे थे, वो सब ले जाकर उड़ेल देती है। कहाँ पर, जहाँ पे नदियां गिरती है ना। तो इंडिया की जो मैक्सिमम नदियां तो है कि कहाँ पे गिरती है, किसमें, गंगा में गिरती है। और गंगा जो है यहाँ पे बांग्लादेश में यमुना के नाम से प्रवेश करती है और वो जाकर के गिर जाती है
है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व का पश्चिम सबसे बंगाल बड़ा है, डेल्टा इसके सुंदरबन डेल्टा। हाँ इसके इसके बीच क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच, है ना, डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का। ठीक है, तो लिख लीजिए थोड़ा सा, डेल्टा। निम्नवर्ती मैदानों में जब नदियां मैदानी मैदानी भाग से निम्नवर्ती मैदानों में प्रवेश करती है, तो ढाल की न्यूनता और अवसादों की अधिकता के कारण नदी की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो इस अवस्था में नदियां अपने अवसाद को वही निक्षेपित कर देती है, निक्षेपित कर देती है। इस निक्षेपण को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा एग्जाम्पल में लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं डेल्टा से, पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, तो लिख लीजिए डेल्टा करते हैं, लिख लीजिए। डेल्टा के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा का निर्माण कौन करता है, लिख लीजिए। चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा का निर्माण नील नदी एवं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी करती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, चापाकार डेल्टा के बाद पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा, ये बनाने की जरूरत तो नहीं है ना फोटो। पंजाकार डेल्टा लिख लीजिए। पंजाकार मान लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नदी है, ये नदी है, और ये ऐसे नदियां जो है अनेक धाराओं में बहती है। तो इधर 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 निकल गया, ये उंगलियां जो है मान लीजिए डेल्टा है ना, गाद है। मेरी बात समझ में आई, तो इस तरह का। ठीक है, लिख लीजिए पंजाकार डेल्टा। इस तरह का डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी, मिसौरी, मिसौरी करती है, करती है। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में, मिसिसिपी मिसौरी। और ये मिसिसिपी मिसौरी कहाँ का है, दरभंगा का, अमेरिका में है। अमेरिका में, है ना। कहाँ गिरती है ये, प्रशांत महासागर में। ये जो यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ गिरती है ये दिख रहा है, मेक्सिको की खाड़ी। ये दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ मिसौरी है, ये गल्फ ऑफ मिसौरी। ठीक है, ये देखिए मिसिसिपी मिसौरी नदी है, और ये आकर के यहाँ पे गिरती है। यहाँ ये वाला क्षेत्र जो है ना, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ऊपर ऊपर में बढ़ेंगे तो गेहूं की खेती है, नीचे आएंगे तो धान की खेती है अमेरिका में। क्लियर है। कोलोरेडो नदी जो है कि उस समय बात कर रहे थे, तो कोलोरेडो नदी यहाँ पे है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कोलोरेडो नदी यहाँ पे आपके क्या कहते हैं, डेथ वैली के ऊपर में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या कोई। भारत में कृष्णा नदी भी पंजाकार डेल्टा बनाती है। हाँ, भारत की कृष्णा नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। चलिए आगे लिख लीजिए, ज्वारंदमुखी डेल्टा, ज्वारंदमुखी डेल्टा लिख लोगे, लिख दूं, ज्वारनदमुखी डेल्टा लिख लीजिए, ज्वारनदमुखी डेल्टा लिख लीजिए। ज्वारनदमुखी डेल्टा भारत के नर्मदा एवं ताप्ती नदी
निर्माण करती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ध्रुमाकृति डेल्टा यानी वृत्ताकार डेल्टा, वृत्ताकार डेल्टा, है ना। ये जो है कि कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनता है। लिख लीजिए ध्रुमाकृति डेल्टा, है ना। लिख लीजिए, ये जो है एब्रो नदी, एब्रो नदी जो है इस तरह का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ये तो आपको नदी द्वारा हो गया, है ना। तो जल केवल नदी में ही होती है, भूमि जल भी होता है। क्लियर है, तो भूमि जल लिख लीजिए, भूमि, भूमिगत जल एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियां। ये सब सारा लिखवा चुका था वैसे, लिख लीजिए फिर। अब चलिए, कुआ खोदा है, देखा नहीं देखा, देखे हैं। देखे। कभी बचपन में कुआ खोदा है? नदी किनारे घर होगा तो खूब कुआ खोदे होंगे, है ना, खेलने के लिए। मोटर पंप के लिए। हाँ, सभी सब बाल वैज्ञानिक सभी यहाँ पे बैठे हैं, है ना। देखिए, हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जो चीजें आप जानते हैं उसी को हम केवल समझा रहे हैं, है ना। और वही एग्जाम में भी पूछता है ना। तो चलिए, मान लीजिए कि ये लेयर है, जमीन है, और नीचे ये क्या है आपका, पानी है ना। नीचे पानी है तो है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है ना। ये भूमिगत जल है आपका, भूमिगत जल, ठीक है। तो इसमें आप होता क्या है कि जल जब तक के है कि इसमें कोई हलचल ना हो, है ना, तो ये शांत रहेगा, शांत रहेगा और किसी भी आकृति का निर्माण नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, है ना, भूमिगत जल ये जो है कि ऐसे कर देते हैं, है ना, इस तरह से कर देते हैं। भूमिगत जल के रूप में जो है कि हम लोग नदी, नदी तो एक अलग स्टेप में हम लोग देखे, है ना। हिमानी की बात किया था हमने जल में। दूसरा जो है कि हमने सागरीय लहर की बात किया था। तीसरा इसके बाद जो है कि हमने पवनों की बात की थी। तो एक इसका काम देख लिया, दूसरा का काम देखना है, और ये तीसरा का काम देखना है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आप देखेंगे जो भूमिगत जल है ना, वो जो है कि क्या करती है कि इसमें हलचल अगर होगा तो किनारों को क्या करेगी, ये डिस्ट्रॉय करेगी और इधर फैल जाएगा, है ना, फैल जाएगा। एक मिनट में ये स्क्रीन कैसे करते हैं वो मेरे को ये होता ही नहीं। आप लोग को स्क्रीन शेयर करने के लिए आता है? क्योंकि ये नया वाला लैपटॉप है, इसमें पता ही नहीं मुझे आज तक चला कि स्क्रीन कैसे शेयर किया जाए। तो स्क्रीन शेयर कर देता तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर हम एक बात बोलना चाह रहे थे। हाँ हाँ, बोल रहे हैं ना रोटेट कहिए सभी लोगों को करने के लिए, और क्या? आपका पूरा फिगर दिख रहा है हमको, सिर्फ आप ही दिख रहे हैं, हाँ, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। बोलिए उनको करने के लिए रोटेट। आपके फिगर पर मतलब 2-3 बार क्लिक करेंगे तो फिर पूरा दिखेगा, जैसे यूट्यूब में देखते हैं वीडियो वैसे दिखेगा।
अ, इनकी इनकी बात समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं इनका बात? बताइए निशांत, कैसे कैसे करना नहीं है? सर, उस टाइम में वो दिखाई देता है क्लियर जब वाईफाई कनेक्ट रहता है उस टाइम में। इस तरह पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखता है इस तरह, जब केवल आपका फिगर रहेगा तब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी, मतलब कहने का मतलब जूम ये है करने के कि लिए बोल आप रहे हैं, सिर्फ जूम। उन्हीं का फोटो पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा, हो रहा है, बढ़िया क्लिक हाँ दिख रहा मैं है। हम भी देख तो रहा हूँ, मैं जी, सिंगल नहीं हूँ सर, का एक फोटो क्लिक है मेरे पास। हाँ तो उसमें जूम भी कर सकते हैं, जूम भी करके देख सकते हैं आप, जूम भी हो रहा है। सर जूम हो रहा है। होगा, हाँ वो तो होता ही है। नहीं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। ओ, मैं अपना स्क्रीन कुछ कुछ जो आकृतियां जो है ना, हमें जी, दिखाना था आप लोगों को, मैं वो शेयर करना चाह रहा था। ठीक है रंजीत? ओके सर। पुराने लैपटॉप में है कि शेयर हो जा रहा था, लेकिन ये नए में जो है कि पता नहीं कहाँ से सेटिंग है, कहाँ से नहीं है। ऐसे मैं टेक्नीशियन को बुलाता हूँ तो वो ठीक कर देगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बाद में इसको कर लेंगे हम लोग। सर एक बार प्रयास करके देखिए, जो 3 बिंदु रहती है उन पे क्लिक करके थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हमारे तो पास उतना तो जितना तीन समझने के लिए बिंदु दिया। है। एक तो व्हाइट बोर्ड है, रिकॉर्डिंग का है, चेंज लेआउट है, फुल स्क्रीन है, चेंज बैकग्राउंड है, कैप्शन है, यूज यूज ए फोन एंड ऑडियो है, रिपोर्ट प्रॉब्लम है, रिपोर्ट एब्यूज है, ट्रबल शूटिंग है, और सेटिंग है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सेटिंग को हम ये करते हैं तो इसमें क्या आता है? ऑडियो आता है, वीडियो आता है ना, और होस्ट कंट्रोल आता है। इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये देखिए, ठीक है सर। तो इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो देखना पड़ेगा सेटिंग का, कुछ जो है ना, सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ करना होगा। एक मिनट, प्रेजेंट ना हो, हाँ कुछ तो दिखा। Your- कुछ दिखा है, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको है कि बाद में हम कर लेंगे, अकेले में है कि करके देखेंगे, समझ में आएगी तो फिर आप लोग को साथ शेयर करेंगे। क्या बात कर रहे थे हम लोग? क्या भूमिगत कर रहे थे? जल और उससे निर्मित स्थलाकृतियां। हाँ लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। क्या लिखा था? भूमिगत जल अंडर का अपरदनात्मक निक्षेपण वाटर। किसके? नदी, 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 हिमानी, सागरीय जल, सागरीय जल, सागरीय लहर, पवन, 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 पवन के द्वारा होते हैं। अब ये देखिए, इस पे हवा चला दीजिए, है ना। मान लीजिए ये आपका सागर है ना, ये जो है आपका सागर है, यही मान लीजिए ये आपका सागर है। ठीक है, अब यहां से हवा जो है गुजरती है, तो क्या मोशन होगा? ये होगा नहीं होगा? मोशन होगा नहीं होगा? आपको कि पढ़ना है, महासागरीय जलधारा पढ़नी है, तो ये हवा जो है कि प्रभावित करेगा, इसको करेगा। तो हवा जो है कि क्या करेगा, जब तेज तेज हवा का झोंका जब इससे गुजरेगा तो ये जल में भी एक मोशन आएगा, और ये किनारे वाला भाग को ये क्या करेगा, ये लहर, ये लहर के रूप में गुजर रही है, लहर के रूप में, है ना। और ये जो किनारे वाला भाग जो है उसको क्या करेगा, ये काटेगा, काटेगा ना, काटेगा। ठीक है, तो इससे जो है कि विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण होता है ना, विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। भूमिगत जल के, जल के, जल के
प्रभाव के कुछ कुछ कारण होते हैं, कारण तो लिख लीजिए। चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें हो, पर्याप्त ऊंचावच हो, पर्याप्त वर्षा क्षेत्र हो, पानी आएगा ना, घुलनशील चट्टानें हो, है ना। तो ऐसे स्थिति में जो है कि आकृतियां, कौन कौन सी आकृति निकलेगा वो लिख लीजिए। इससे बनने वाली आकृतियां हैं लैपिज, लिख लीजिए पहला लैपिज। लैपिज में क्या होता है, लिख लीजिए। इसमें जो है कि जब हवा चलती है ना, तो उसमें मोशन होगा, गति होगा जल में। तो या फिर है कि चूने पत्थर का किनारा मिल जाए तब भी ये होगा। तो इसमें क्या होगा, घुल घुल जो नदी जो है ये सागर है वो क्या करेगी कि किनारों को घोलेगी। तो लिख लीजिए घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा पतली श्रीकाओं वाली हो जाती है। इस स्थलाकृति को क्लिंट या लैपिज कहते हैं। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कि ये किनारा है ना, और इस पे मैं थोड़ा मिटाऊंगा इसको और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जल है, अब जल है कि लगातार इस पे प्रेशर करेगी, ठीक है, लगातार इस पे प्रेशर करेगी। तो ये इधर 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 ऐसे कटते चला जाएगा। अब देखिए इधर जो आकृति बची है ना, इस तरह का उबड़ खाबड़ आकृतियां कटेगी, है ना। तो ये जो है लैपिज बन जाएगा, इसको लैपिज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए घोल रंध्र। घोल रंध्र यानी कि स्लिंग होल, लिख लीजिए। इसमें जल की घुलन क्रिया के कारण सतह पर अनेक अनेक छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है, छिद्रों का निर्माण होता है, छिद्रों का निर्माण होता है, अनेक छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है, जिसे घोल रंध्र कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये है जल, जल इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे कंदरा समझते हैं ना, हाँ, नदियों के किनारे जो देखते होंगे कि नदी ऐसे खड़ा है, खड़ा ढाल है और किनारे किनारे वो काटते चला जाता है नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है, किनारे काटती है तो इस तरह से बन जाता है, इस तरह से अंदर छेद बन जाता है, एक गुफा टाइप का बन जाता है। वो अगर क्या कहते हैं चट्टानें मजबूत हो, है ना, तो अंदर तक कट सकती है, अंदर तक कट सकती है। तो ये यही जो है आपका क्या है, घोल रंध्र है, लिख लीजिए। धीरे धीरे घुलते चला जाएगा, है ना, लिख लीजिए। इसमें घोल रंध्र कहते हैं, लिख लीजिए। गहरे घोल रंध्र को बिलियन रंध्र भी कहते हैं, बिलियन रंध्र भी कहते हैं, बिलियन रंध्र भी कहते हैं, लिख लीजिए। बिलियन रंध्र भी कहते हैं। और विस्तृत आकार के घोल रंध्रों को डोलाइन, ये जब बड़ा हो जाए, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, डोलाइन कहेंगे, डोलाइन। डोलाइन विस्तृत आकार के घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं। और कई घोल रंध्रों को मिला करके जब कई ये घोल रंध्र मिल जाता है तो उसे युवाला कहते हैं, युवाला, ठीक है। कई घोल रंध्र मिलकर युवाला का निर्माण करता है, युवाला का निर्माण करता है। अब ये युवाला से ही जुड़ी हुई आकृति पोलिया होता है, लिख लीजिए। युवाला लिख लीजिए,
यू वाला से बड़ी आकृति, यू वाला से बड़ी आकृति पोलिये या पोल्जे कहलाता है। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये बच्चे सब है कि क्लास जो है कि टाइम से नहीं करेंगे, और है कि बाद में है कि कहेंगे कि सर पर्सनल कारण से। कौन ऐसा पर्सनल कारण है भैया आपके जो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको? आगे चलते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। कंदरा लिख लीजिए। कंदरा ये भी इसी के टाइप का है ना। लिख लीजिए। भूमिगत जल के कारण, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को कंदरा कहते हैं। ये सब सारी चीजें आपने देखा होगा, कंदरा कहते हैं। जब मान लीजिए कि ये जल का सतह है ना, खड़ा ढाल है। अब जो अब है कि जल जो है कि इसे काटेगा तो इस तरह से जो है क्या होगा, ऊपर में इधर और अंदर में गहरा, है ना। तो इस तरह से कंदरा का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लीजिए। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लिख लीजिए। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कंदरा कहलाती है। कंदरा कहलाती है। कंदरा कहलाती है। कंदरा कहलाती है। ये जस्ट इस तरह से मैंने बोला ना, इस तरह से, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे समझिए इसको, है ना। मान लीजिए कि ये भूमि है ना, ये भूमि है, यहाँ पे जल है। ठीक है, ये भूमि है आपका। ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला भाग अंदर काटते चला जाए, काटते चला जाए, काटते चला जाए, यहां तक आ जाए। ठीक है, ये यहां जुड़ गया। ओके, अब जल यहां तक आ गया और ऊपर जमीन रह गया। ठीक है, तो ये छत की तरह हो गया, जस्ट लाइक रूफ, है ना। नहीं है, ये ऊपर में जमीन और नीचे में पानी। तो ये इसको क्या कहता है, कंदरा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कंदरा कहते हैं। लिख लीजिए। इसमें घुलन की क्रिया जो ये घुल रहा है ना, इसमें घुलन की क्रिया अपघर्षण के द्वारा होता है। अपघर्षण के द्वारा होता है। अपघर्षण के द्वारा होता है। लिख लीजिए। इससे निर्मित आकृति अस्टेक्लाइट। अस्टेक्लाइट कैसा होता है, जब इससे जो है पानी जो है बूंदे बूंद करके टपकेगा, है ना, तो इसको अस्टेक्लाइट कहते हैं। अस्टेक्लाइट। ये जनरली तौर पे है कि कहाँ पे होता है, जहाँ पे पत्थर जो है, जहाँ पे भूमि जो है ये चट्टान है, किसका बना हो, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का बना हो, वहां पे कंदरा का निर्माण होता है। ठीक है, अस्टेक्लाइट कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंधी घाटी। अंधी घाटी है तो चश्मा लगा दीजिए। नहीं, अंधी घाटी लिख लीजिए। इसको अंधी घाटी को इंग्लिश में कहते हैं टेरा रोशा। टेरा रोशा लिख लीजिए। ब्लाइंड भी तो बोल
ब्लाइंड बोलेंगे? चश्मा लगाना है क्या? मैंने बोला कि अंधी घाटी है तो चश्मा लगा लीजिए, तो ये कह रहे हैं ब्लाइंड हो गया। टेरा रोसा इसको बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। जब वर्षा जल के कारण चट्टानों के कुछ अंश, जब वर्षा जल के कारण चट्टानों के कुछ अंश को घुलाकर, या ऐसे लिख लीजिए, जब वर्षा जल जब चट्टानों के कुछ अंश को घुलाकर उसके अंदर प्रवेश करती है तो सतह के ऊपरी भाग, सतह के ऊपरी मिट्टी की एक परत, पतली परत विकसित होती है, पतली परत विकसित होती है, पतली परत विकसित होती है, जिसे टेरा रोसा कहते हैं, जिसे टेरा रोसा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। केवल आपको ये सब डिफिनेशन याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है? टेरा रोसा का निर्माण कैसे होता है ना। टेरा रोसा का निर्माण कैसे होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा। कंदरा का निर्माण कैसे होता है? पोलिये का निर्माण कैसे होता है? ये स्टेलेक्टाइट का निर्माण कैसे होता है? या लैपिज का निर्माण कैसे होता है? तो ये सब कैसे होता है? भूमिगत जल के द्वारा। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। सागरीय जल द्वारा निर्मित आकृति। सर अब छोड़ देते, 7 बज गया, फिर मेंस का क्लास है। चलिए 7 बज गया। जी सर। अभी क्लास भी है ना आप लोगों का मेंस का? मेंस का नहीं है, होना चाहिए। हाँ क्लास है। जी